Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to the mega transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Kaizen Paints, powered by HPN and refreshed by Coke. Jannab, it was the 23rd number of PSL Season 9 match between Lahore Qalandars and Islamabad United. जनाब वो कहते हैं ना कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, तो आज जनाब 23rd मैच में फाइनली लाहौर कलंदर्स द डिफेंडिंग चैंपियन 2 साल से कंसेक्टिवली डिफेंडिंग चैंपियन थे, और सबको जितने भी लाहौर कलंदर्स के फैंस हैं दुनिया भर में जहाँ जहाँ बसते हैं, शाहीन के चाहने वाले सब ये चाह रहे थे कि कोई मैच तो जीतें। बेशक दे आर नॉट, दे आर अनएबल टू क्वालिफाई नाउ फॉर द प्लेऑफ्स, बट एटलीस्ट फाइनली आज का ये मैच जीते। जनाब लाहौर कलंदर्स आई बल्लेबाजी की 162 टोटल स्कोर दिया 7 विकेटों के नुकसान पे। इस्लामाबाद यूनाइटेड आया, समझ में नहीं आया कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद इस्लामाबाद यूनाइटेड, बिकॉज 18.5 ओवर यानी 20 ओवर्स भी नहीं खेले, ऑल आउट जस्ट दे कुड मेक 145 रन्स ऑन बोर्ड। अगर मेरे सामने स्कोर कार्ड में देख रही हूँ इस्लामाबाद की बैटिंग का, मुंड्रो को देख लें, हेल्स को देख लें, आगा सलमान, शादाब खान स्किपर को देख लें, जॉर्डन कॉक्स को देख लें, इमाद वसीम को देख लें, कुछ बेहतरी आई आजम खान की तरफ से, और फहीम अशरफ ने आज अपना एक रोल प्ले किया 41-30 बॉल्स पे विद स्ट्राइक रेट ऑफ 132.25। बट व्हाट हैज हैपेंड टू इस्लामाबाद यूनाइटेड? एक तरफ कराची किंग्स मैच जीता है आज कोयटा ग्लैडिएटर्स से, दूसरी जानिब जो है वो इस्लामाबाद से जीता है लाहौर कलंदर्स। तो आज का कोई बहुत ही क्या कहना चाहिए, पंजाबी में कहते हैं वखरा ही दिन था, बट एनीवेज इट वाज अ गुड डे फॉर कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर्स। बढ़ते हैं जनाब हमारे पैनल्स की जानिब। एक तरफ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, वेलकम करते हैं हम मिस्टर सलीम अली को। अस्सलाम वालेकुम साहब। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? आई एम गुड जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें ज्वाइन किया है हमारे फॉर्मर पेसर, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट की बहुत बड़ा नाम अब्दुल रऊफ। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। खाना वाना खाया, लोगों ने एंजॉय किया जनाब? गुड, बहुत। जहाँ वो सारी बातें हो रही, यहाँ पे ये क्या हो गया? एक तरफ कराची किंग जो है मैच जीता है, लाहौर कलंदर फाइनली कितने खुश होंगे कि यार ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही जा रहे हैं, मतलब हम कुछ तो विन करके ही जाएंगे इस टूर्नामेंट से। सर आज ये क्या हुआ इस्लामाबाद को? ये बैटिंग ऐसे लग रहा है किसी का मोबाइल नंबर है ये 15045729, ये किस तरह का स्कोर कार्ड है सर? ये मेरा ख्याल 2 मैचों से कुछ हो गया है इनको। देखें सारा, मैंने एक आपको बात कही थी कि जब बॉल स्विंग हो रहा हो ना, तो आपको छोटी छोटी पार्टनरशिप लगानी चाहिए। आज देखें क्या हुआ, सिवाय ड्यूसन के किसी बंदे ने बैटिंग मैच को लेके जाने की कोशिश नहीं की। हर बंदा आके, जो हम बार बार कहते हैं कि जल्दी में लग रहे हैं, मगर मैंने एक बात कही थी आपको कि आप इतना टोटल ज़रूर दें अपनी टीम को कि वो डिफेंड कर सके। आज बॉल अच्छा, देखें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, जो मैंने पहले भी कहा था कि जब बॉलर कोई अच्छी बॉलिंग कर रहा हो, नसीम शाह ने क्या किया, उसने अपनी पेस कट डाउन किया और बॉल सिर्फ स्विंग किया आके। इस विकेट पे थोड़ा सा बॉल स्विंग हुआ है और सारे एक्सपोज हो गए हैं, जितने भी बैट्समैन थे वो एक्सपोज हो गए। ऐसे मौके पे हमेशा आपको कोशिश ये करनी चाहिए, जो मैं बार बार कहता हूँ कि वो अगर कोई अच्छा बॉलिंग स्पेल कर रहा है तो वो निकालना चाहिए। किसी ने कोशिश नहीं की, किसने अच्छी कोशिश की? ड्यूसन ने, क्योंकि उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है, वो अपने इंटरनेशनल प्लेयर है, उसको पता है कि T20 में अगर मुश्किल कोई बॉलर कर रहा है तो उसको कैसे निकालना है। बाकियों ने आके वही काम किया कि आके हिट आउट किया। इवन लाहौर की तरफ से भी देखें, शुरू में विकटें गिरी हैं, सिर्फ एक ड्यूसन था जिसने टीम को लेके गया और वहाँ तक ले गया कि आपकी टीम जीतने, मतलब फ़ाइट करने के काबिल होगी। अब लाहौर को अगर आप देखें, लाहौर ने आके वही गलती की कि आके इस्लामाबाद ने हिटें मारनी शुरू कर दी। किसी बैट्समैन ने, आप देखें छोटा छोटा स्विंग हुआ है, और किसी ने ये कोशिश नहीं की कि हम वो स्पेल उनका निकाल दें। आप देखें नीचे से किसने स्कोर किया, आज़िम ने और फ़हीम ने। ये 2 बंदे आज मैच वो जीतने लगे थे। उसकी रीज़न क्या है कि आपको ये नज़र आ जाए कि विकेट्स इन हैंड होती हैं अगर इनके, तो ये आराम से मैच जीत सकते थे। किसी बंदे ने ये कोशिश नहीं की कि हम अगर 10 ओवरों में 60 भी होता है तो हम 60 कर ले। आखिरी ओवरों में देखिए, मिडिल ओवर में ना आपको सॉफ्ट जिसको कहते हैं ना टारगेट मिलते हैं। ऐसे बॉलर आते हैं जो आपको स्कोर देते हैं, और उसके बाद बॉल पुराना हो चुका होता है और आपको हिट मारने का मौका मिलता है, और जो हिट लगी आप देखें बाहर गई है। मगर किसी ने ये इस चीज़ पे काम ही नहीं किया कि यार हम ये इनके मुश्किल स्पेल निकालने के बाद विकेट्स इन हैंड रखें और हम ये आराम से मैच जीत सकते हैं।
आई डोंट नो कि इनके जो थिंक टैंक है वो क्या इनको कह के भिजवाते हैं। मेरा ख्याल है कि T20 का फॉर्मेट ऐसा है कि लोग जो है ना वो जब थोड़ी सी मुश्किल विकेट आती है ना तो उनको समझ नहीं आती कि इस विकेट पे कैसे खेलना है, इस टाइम मुश्किल टाइम को कैसे निकालना है। वो उसी में अपना जो एक शुरू से सीधी विकेटों पे खेल खेल के वो एक प्रैक्टिस हुई है ना कि जाके हिट आउट करना है। मेरा ख्याल वो ना चाहते हुए भी वो वाइट बॉलों को खेल, जैसे फरहान को देख लें, हम अक्सर उसका जिक्र करते हैं कि अच्छा प्लेयर है, मगर जहाँ स्विंग बॉल थोड़ा सा आगे उसको आउट स्विंग मिलती है वो चला देता है। फर्स्ट क्लास में तो आप छोड़ देते हो, मगर यहाँ आप ऐसा माइंड में आपके होता है कि T20 है, तो मेरे ख्याल इन चीज़ों पे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए था और इस्लामाबाद मैच जीतना चाहिए था। इतना कम स्कोर करने के बावजूद हारी, उसकी रीज़न ये है कि होमवर्क नहीं करके आते। होमवर्क नहीं किया था। ऑल्सो आज के मैन ऑफ द मैच हैपन टू बी डोसन जनाब। शानदार इनिंग थी, 64 रन ऑन बोर्ड किए, 44 गेंदों पे 145 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे ये हम कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम बात करें मोस्ट विकेट्स इन PSL सीजन सो फार, जितने भी हुए हैं PSL सीजन 9, top on the top we have gotten our chief selector जनाब वहाब रियाज with 113 wickets. Then we have gotten हसन अली, क्या कमाल उनकी आज वो 4 विकेट्स थी, 107 विकेट्स उनके नाम है। और फिर शाहीन शाह अफरीदी जनाब, स्किपर ने जनाब 100 विकेट्स अपने नाम कर लिया। I'll come to you रऊफ जी, आज शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेट्स लिए हैं विद इकोनॉमी ऑफ 8.00, लेकिन जमान खान ने 9.65 इकोनॉमी और 4 विकेट्स लिए हैं। What do you have to say about these two bowlers today? देखिए मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी हेल्पफुल कंडीशंस आई हैं तो दोनों ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। ज़मान पिछले मैचेस में थोड़ा सा ऑफ कलर रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं जो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है जिसमें ज़मान है, वसीम जूनियर है और इस तरह शाहीन अफरीदी, आरिस रऊफ़ हैं, तो 2 तो कॉन्टेस्ट से बाहर हो चुके हैं, 2 अभी कॉन्टेस्ट में हैं। वसीम जूनियर आज कोयटा से नहीं खेले और ज़मान खेले हैं। तो अच्छी चीज़ ये है कि ज़मान दोबारा उन्होंने फार्म में वापस आए हैं, उन्होंने 4 विकेटें ली हैं, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है और पाकिस्तान के मेजर बॉलर्स में से एक ज़मान खान होंगे। तो जितना जल्दी ये फार्म में वापस आए और जितना अच्छा ये परफॉर्म करना शुरू हो जाएँ उतना ही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। उसके अलावा शाहीन की आपने बात किया तो जितने भी PSL के पिछले सीज़न 4 या 5 गुजरे हैं उसमें बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग की है। 100 विकेट लेना डेफिनेट एक बड़ा एक रिमार्केबल अचीवमेंट है और मेरा ख्याल है कि इसको सराहना चाहिए। और हम चाहते हैं कि जिस तरह जिन्होंने पास्ट में अच्छी बॉलिंग की है और ये स्ट्राइक करते रहे अर्ली नए बॉल के साथ, अब दोबारा ये अपना रिदम वापस करें, मगर थोड़ा सा ये स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें। और विद द पैसेज ऑफ द टाइम अगर ये बेहतर होते जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए उतना ही बेहतर है। मगर 100 विकेटें लेना इस फॉर्मेट में T20 में और PSL में मेरा ख्याल है कि एक ग्रेट अचीवमेंट है। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे डेफिनेटली देखिए बैटिंग ना जेनेरिक बात तो हमने कर ली है, लेकिन फिर भी इट्स अ हाई टाइम टू थिंक कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद आगा सलमान, व्हाट वेंट रॉन्ग विद शादाब खान। भाई कोई तो जिम्मेदारी लेता, वाज इट ओनली फहीम अशरफ्स रिस्पांसिबिलिटी? We were having a discussion कि ठीक है जी इस्लामाबाद यूनाइटेड आज आया, उनका टॉप ऑर्डर, उनका मिडिल ऑर्डर, nobody could actually perform better, लेकिन फहीम अशरफ शायद इफ्तिखार की तरह अपना रोल प्ले कर सकते थे, पावर हिटिंग दिखा सकते थे, मैच फिनिशर साबित हो सकते थे। सर आई कम टू यू, अगर हम उनकी टेक्निक पे बात करें, वो क्या गलती हो गई उनसे कि वो जनाब 41 की इनिंग्स के बाद बस आउट ही हो गए? देखिए ऐसे मौके पे नहीं जी बोले नहीं, सॉरी सर, यू मे कंटिन्यू। मैं देख रही हूँ मेरे पास नॉट आउट आ रहे हैं फहीम अशरफ, तो नॉट आउट ही रहे हैं वो। ऐसे मौके पे देखें जब जो मेन बैट्समैन होता है ना, जो स्कोर कर रहा होता है, जैसे फ़हीम कर रहा था, तो ये इतनी क्रिकेट की हम हमेशा कहते हैं कि सेंस होनी चाहिए कि आखिरी बैट्समैन वो स्कोर नहीं कर सकता जो सेट बैट्समैन कर सकता है। तो ऐसे मौके पे उसको स्ट्राइक दूसरे बैट्समैन को देनी नहीं चाहिए थी, सिंगल ही नहीं करनी चाहिए थी, खुद ज़्यादा खेलना चाहिए, खेलना ही खुद चाहिए था। और वो उसने मेरा ख्याल चूँकि वो ऐसे एक्सपीरियंस से कभी गुजरा नहीं, उसको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं कि ये सामने वाला तो कुछ कर नहीं सकेगा, तो ये स्ट्राइक मेरे अपने पास रखनी चाहिए। तो मेरा ख्याल वो यहाँ सबसे बड़ी गलती उसने ये की कि स्ट्राइक सामने वाले बैट्समैन को दे दी, जो कि नया बैट्समैन टेल एंडर तो कुछ नहीं कर सकता, ये भी बेसिकली तो टेल एंडर ही है, मगर ये अच्छा खेल रहा था, पावर हिटिंग कमाल की। तो इसने जब अच्छा खेल रहे थे तो उससे फ़ायदा उठाना चाहिए था। और उसने ये कोशिश की कि यार ये तो हम मैच जीतने लगे हैं, सामने वाले को सामने ले आए, मतलब ये इससे तो बज़ाहिर यही नज़र आता है ना कि आपने खुद ही मैच अपने हाथ से निकाल दिया। तो रादर ही शुड हैव स्टेड एट द स्ट्राइक, ताकि वो जिम्मेदारी स्ट्राइक करनी चाहिए थी ना, क्योंकि आप मेन बैट्समैन आप हो, आप अच्छा खेल रहे हो
और आपने उस बैट्समैन को सामने ले आए हैं जो अभी आया है और ना उसने बॉल खेली है, तो वो कहाँ से स्कोर करेगा? ये मेन गलती जो होती है बैट्समैन उसने जो किया है, वो मेरा ख्याल है शायद वो टेल एंडर जैसे मैंने कहा कि है, उसको आइडिया ही नहीं है। अच्छा, जहां हम ये बात कर रहे हैं वहां पे ये भी देखना है कि आज मैच के हवाले से बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत पीएसएल का एतबार है इसके अंदर शामिल। वो ये जनाब पीसीबी में अब जनाब कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे कि कहा था हमारे पीसीबी के चेयरमैन ने कि ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू बी चेंजेस नाउ। ठीक है, अब चेंजेस ये हैं कुछ कि एक तरफ नाम तजवीज़ किया जा रहा है डेरेन सेमी का, और दूसरी जानिब माइक हैसन का, और तीसरी जानिब वेव रिचर्ड की अगर हम बात करें तो मेंटोरशिप प्रोग्राम के लिए उनका नाम भी कंसिडर किया जा रहा है। आई विल कम टू यू जेंटलमैन। राउफ जी, मैं आपसे पूछूंगी, जाहिर सी बात है मोहम्मद हफीज़ पहले ये देख रहे थे, हेड कोच थे वो, अब somebody has to come and you know has to take the in charge। तो ये जो नाम सामने आ रहे हैं पाकिस्तानी नाम नहीं है ये, ठीक है जी। ऑफ कोर्स ऑल टाइम ग्रेट वेव रिचर्ड तो हैं, लेकिन आपकी क्या इसमें फीडबैक है? कोई पाकिस्तानी होना चाहिए या अगेन वी वांट समबडी फ्रॉम अब्रॉड? देखिए, इसमें 2-3 इशू आ जाते हैं, क्योंकि देखिए आप इससे पहले मिकी आर्थर थे, काफ़ी अर्सा वो पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर रहे हैं और हेड कोच रहे हैं। मगर प्रॉब्लम ये था कि जब सेकंड टाइम उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो वो इंग्लैंड से बैठकर यॉर्कशायर से पाकिस्तान टीम की कोचिंग कर रहे थे, और वहाँ पर बैठ के ऑनलाइन कोचिंग करना मेरी तो समझ से बाहर है। और उसके बाद जो बड़े मेगा इवेंट आए थे उसमें वो आ जाते थे, 1-2 दिन पहले पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करते थे। उसका रिजल्ट एक डिज़ास्टर की सूरत में निकला एशिया कप में और वर्ल्ड कप में। उसके बाद फिर उनको सैक किया गया, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और ब्लंडर किया, उन्होंने मोहम्मद हफीज़ को डायरेक्टर लगा दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मिकी आर्थर को लगाया तो कोई सेंस बनती, इसलिए कि वो डेवलपमेंट का काम काफ़ी नीचे लेवल पे इंग्लैंड में और बाकी कंट्रीज़ में कर चुके हैं, काउंटीज़ लेवल पर और नीचे। क्योंकि जब आप डायरेक्टर का काम करते हैं तो उसके लिए आपको जो ग्रास रूट स्ट्रक्चर होता है या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके साथ आपका जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने वहाँ पर काम किया तो फिर आप बेहतर तौर पर इंटरनेशनल टीम के साथ काम कर सकते हैं। अब क्योंकि अगर मिकी आर्थर को रिप्लेस करना था तो फिर उसी लेवल के एक आदमी को, उतना ही हाईली एजुकेटेड आदमी होना चाहिए था जिसका एक्सपीरियंस होना चाहिए था इस शोबे में, तो उसको रिप्लेस करते। मगर हफीज़ को टोटली इनएक्सपीरियंस था इस मामले में। उसने जस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली और अभी भी कई लीग्स में वो क्रिकेट खेल रहा था, तो उसको डायरेक्टर का रोल दे दिया और हेड कोच का रोल दे दिया। फिर उसने आगे मजीद ब्लंडर क्या किया कि जो उसके अपने दोस्त थे, जो उसके रीजन के थे, सईद अजमल, उनको स्पिन बॉलिंग कोच लगा दिया और ऑस्ट्रेलिया ले गए जहाँ पर स्पिनर आपने खिलाई नहीं तीनों टेस्ट मैचेस में। फिर उमर गुल को उसने लगा दिया, वो एक और इनएक्सपीरियंस, तो उनको साथ उन्होंने बॉलिंग कोच लगा दिया। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर आपने हफीज़ को रिप्लेस करना है तो फिर आप कोई ऐसे बंदे को, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव जॉब है, इसका ताल्लुक ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के साथ है, टीम के साथ, बल्कि नीचे ग्रास रूट और डोमेस्टिक सिस्टम के साथ भी है। जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं होगा नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर का, आप पाकिस्तान टीम की ना मेंटोरशिप कर सकते हैं, ना सही तौर पर डायरेक्शन दे सकते हैं, ना डेवलपमेंट कर सकते हैं, ना कोचिंग कर सकते हैं। तो अब मैं ये 2 नाम है, मेरा नहीं ख्याल कि डेरेन सेमी इतना सीरियस है। मैं T20 में कभी कभार उनको देखता हूँ ड्रेसिंग रूम में, वो अजीब तरह की हरकतें वगैरह करते हैं जिसकी वजह से उनको फेम शेम मिल जाता है। मगर मुझे नहीं पता कि कोई इतना ज़्यादा डीपली वो इंजेक्ट हैं सिस्टम के साथ या डेवलपमेंट का उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में या किसी और कंट्री में काम किया कि उनका नाम आ रहा है। माइक हैसन भी इसी तरह, वो भी कोई इतने बड़े आप उनको नहीं कह सकते। तो अब देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्या सोच है, क्या थिंकिंग है, और वो किस लेवल पे सोचता है, अपना डेवलप करता है, अपना कोई बंदा लाता है, या फिर इन पे डिपेंड करता है। ये तो उन पे डिपेंड करता है। देखिए, विव तो बहुत बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया में उससे मेरा फेवरेट है, उससे बड़ा कोई मैं नहीं समझता कि मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरा फेवरेट है। बाकी दो प्लेयर है, मेरा ख्याल पहले क्या कभी उनकी कंट्री ने उनसे कभी कोई काम लिया है? मेरा ख्याल उनको तो लीगों में सही तरह नहीं खेलना आता था, तो ये उनको अगर उन लोगों के नाम ले रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादती होगी। पाकिस्तान बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में उनसे बड़े नाम हैं और दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं, मगर इन्होंने अपनी कंट्री से बहुत कम खेला है। इनको तो वहाँ जगह नहीं बनती थी और ये पाकिस्तान का एकेडमी में मेंटोर लगा रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। अगर मुझे नहीं लगता, मैं आपको बताऊँ, र्यूमर्स ज़्यादा होती हैं अखबारों में या आपको जो सुनने में आता है वो चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है जी, अखबार की खबर है, हमने शेयर की आपके साथ। विल हैव अ डिस्कशन, इफ नॉट दीज कोचेस देन हु कैन दे थिंक यू नो कैन बिकम अ बेटर हेड कोच फॉर पाकिस्तानी टीम।
आप लोगों के मैसेजेस हमें मिले हैं ऑन माई इंस्टाग्राम, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगी। वो तमाम लोग जो अभी भी सवाल करना चाहते हैं, कोई ओपिनियन देना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं रिगार्डिंग द शो, रिगार्डिंग लाहौर कलंदर्स परफॉर्मेंस एंड कराची किंग परफॉर्मेंस, यू कैन सेंड अस योर मैसेजेस ऑन सारा बलोच ऑफिशियल व्हिच इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट। जहां ये बात हो रही है वहां पे हमें एक मैसेज मिला है नेहा कराची से। नेहा ने लिखा है, बड़ा एक उनका एक सवाल, बड़ा लॉजिक है, मैं आपसे करती हूँ सर सलीम। उन्होंने कहा जी यार 2 मैचेस हुए हैं सारा जी, और दोनों मैचेस के अंदर बीट सऊद शकील, बीट ख्वाजा नाफे, फरहान, फ़खर जमान, शादाब, आज़म खान, क्या ये पिच इतनी मुश्किल थी कि पाकिस्तानी बैटर्स ना संभाल पाए? कोई खेल पाया तो वो वेंडर डुसन था 64 की इनिंग, और उसका थोड़ा बहुत साथ दिया इस्लामाबाद की जो इनिंग थी फ़हीम अशरफ। हमारे अपने टॉप बैटर्स क्यों नहीं परफॉर्म कर पाए? देखें, ये मैं बार बार कह चुका हूँ, जिसकी टेक्निक अच्छी होएगी वो इन विकेट्स पे खेल सकेगा, क्योंकि जहाँ थोड़ा सा बॉल स्विंग होता है ना, सीम होता है, वहाँ हम स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि हमें आदत है सीधी विकटों पे खेलने की, जहाँ बॉल स्विंग नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली सफ़ेद विकटें होती हैं, बॉल स्विंग होता नहीं। पहले 1-2 ओवर के बाद आप जहाँ मर्ज़ी बॉल गिरे आप हिट आउट करते हो, मगर जहाँ ऐसी कंडीशन आएंगी, हमारे वो बैट्समैन जिनकी टेक्निक अच्छी नहीं है वो स्ट्रगल करेंगे। डूसन इसलिए अच्छा है कि उसकी टेक्निक बेहतर है। फरहान ज़ादा की हम बात करते थे, टेक्निक अच्छी है, मगर मैं रऊफ़ को हमेशा कहता हूँ कि इसको ऑफ साइड पे ऑफ स्टम्प पे बॉल करेंगे, आउट स्विंग, ये स्ट्रगल करेगा। उसकी रीज़न ये है कि T20 की आपने स्कोर करना होता है, आप अच्छी बॉल को भी चांस लेते हो। फर्स्ट क्लास में उसने बड़ा स्कोर किया, उसकी रीज़न है कि वहाँ आप छोड़ देते हो उस बॉल को, यहाँ आप उसको चेज़ करने जाते हो। इन पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। देखें, मैंने बार बार कहता हूँ, जब ऐसी कंडीशन हो, मुश्किल पिच हो, सिर्फ 2 ओवर नसीम शाह के निकालने थे और 2 ओवर सामने से हसनैन या वो उसके ज़मान के निकालने थे, तो आप गेम में वापस आ सकते थे। आपने कोशिश ही नहीं किसी ने की कि हम पहले जो 4 ओवर का स्पेल है वो निकाल दें। अब देखें, जब आप विकेट अंदर रहेंगे तो आपको, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि सॉफ्ट टारगेट आपको मिलते हैं, क्योंकि वैसे बॉलर आते हैं, बॉल पुराना हो जाता है, सीम स्विंग करना बंद हो जाता है। आपने पहले ही ओवर्स में अपनी विकेटें थ्रो कर दी। उसकी रीज़न ये थी कि आप स्कोर करने के लिए गए, बजाय कि उस स्पेल को आप निकालते। तो ये दोनों टीमों से हुआ है, और इस्लामाबाद को तो बिल्कुल पैनिक नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि उनके सामने एक छोटा टारगेट था, मगर उन्होंने वो इतना पैनिक हो गए थे कि हम जल्दी से कोशिश करें। वो ऐसा नहीं होता। आप देखें, हेल से लेके सब ने आके ऊंची हिटें मारनी शुरू कर दी, किसी ने स्पेल निकालने की कोशिश नहीं की। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि T20 की इतनी आदत पड़ चुकी है लोगों को सफ़ेद विकटों पे खेल के कि वो ना चाहते हुए भी हिट मारने चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल ये थोड़ा सा आने वाले मैचों में जो अगर ऐसी कंडीशन हो, तो जो थिंक टैंक हमारे बाहर बैठे होते हैं, जो कोचेज़ हैं, उनको ये चीज़ें गाइड करनी चाहिए अपने प्लेयर्स को कि ये टाइम निकालें, और उसके बाद आपको 15 ओवर ऐसे मिलेंगे जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं, जो हम निकालते नहीं हैं। हम आके वो गलतियों पर गलतियाँ करते हैं। What is your take on this, राउत जी? अच्छा, इसमें एक और चीज़ सलीम भैया, आपने सारा तो मेंशन कर दिया, मगर इसमें वही प्रॉब्लम आ रही है जो पाकिस्तान की बैटिंग को पीछे 2-4 साल से हम देख रहे हैं आ रही है, कि 2 प्लेयर्स हैं पाकिस्तान की अपर आर्डर में, रिजवान है या बाबर आजम है। अब चारों सेंटर्स में मैच हो गए हैं और 7-7 मैचेस हर टीम की हो गए हैं। कुछ टीमों के 8 मैचेस भी हो गए हैं। कराची में भी खेली है स्पिन पिचेस पर, रावलपिंडी की थोड़ी सी बैटिंग विकेट पर भी खेले हैं, उसके बाद मुल्तान और लाहौर की सीमिंग पिचेस पर भी खेले हैं। तो वही बंदे हैं जो स्कोर कर रहा है, या बाबर कर रहा है, या रिजवान कर रहा है, या नीचे पे जो फिनिशिंग पे भी प्रॉब्लम हमारा वही मिडिल ऑर्डर का आ रहा है। 5वें 6ठे नंबर पे इफ्तिखार हैं, वही अकेला आप देखें कि वो जो भी मैच आता है उसी में वो फिनिश करता है। बाकी अगर किसी की भी बारी है, जिसमें एहसान न्याजी है, खुशदिल शाह और काफ़ी लड़के हैं जो पाकिस्तान से खेलते हैं नीचे वाले नंबरों पे, ना उनसे फिनिश होता। बल्कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जहाँ पे 10 ओवर में बारी आ जाती है लोअर मिडिल ऑर्डर की, 5वें नंबर से निकालने उनके बेचारों के हाथ पाँव भी फूल जाते हैं। उनको पता ही नहीं करते हमें एवरेज को लेकर कैसे चलना है। ना वो विकेट बचा सकते हैं, ना वो एवरेज को मीट कर सकते हैं। एक इफ्तिखार है जो लेकर चलता है। अब ये मेरा ख्याल है कि जो सलीम भाई ने बात की है, सोचने वाली बात है। अभी तक इस टूर्नामेंट में अभी तक मैंने ना तो बाबर की रिप्लेसमेंट देखी है,
ना रिजवान की देखी है और ना ही इफ्तिखार की देखी है। और यही तीनों क्रूशल पॉइंट है जिस पे हमारी टीम स्ट्रगल कर रही है, पीछे वर्ल्ड कप में भी, एशिया कप में भी, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप में भी, और आगे भी वर्ल्ड कप आने वाला। तो मेरा ख्याल है कि थिंक टैंक को इस पे जो थोड़ा सोच विचार करना अच्छा पड़ेगा। था शफीक, एक अच्छा था, उसको खिलाया नहीं है। यानी हम अपने मिडिल ऑर्डर की बात करें या हम अपने लोअर मिडल की बात करें तो यहाँ पे हम वी वर सफरिंग, हमने देखा है एशिया कप में, वर्ल्ड कप में, तब भी हमारा ये क्वेश्चन मार्क था, अब भी ये क्वेश्चन मार्क है। फहीम ने आज खेल लिया, लेकिन चलो ये एक्सेप्शनल केस था, अगेन वो फिनिश नहीं कर पाए। शादाब भी कभी अच्छा खेलते हैं, कभी नहीं खेलते, तो वो जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं है, या तो वो बाबर में या वो रिजवान में। अगेन हैविंग सेड दैट, लेट्स टॉक अबाउट शाहीन शाह अफरीदी ऑल्सो। हम आज इनकी भी इनिंग देख रहे हैं जनाब, इन्होंने 30 रन जो है वो ऑन बोर्ड किए 14 गेंदों पे, और ये हाँ आपके सामने इनकी भी सिचुएशन है, बोल किया इनको शादाब ने, लेकिन एक जगह पे इनकी बल्लेबाजी है और दूसरी साइड पे इनकी 2 विकेट्स भी हैं। सो ये अपनी इनिंग्स को आज खेल तो लिया इन्होंने 14 गेंदों पे 30 बॉल्स, ये कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं, अपने आप को और बेहतरीन ऑलराउंडर कैसे बना सकते हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान टीम में मैं इनको ऊपर आते देख रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के पास मिडल ऑर्डर स्पिन बॉलिंग में भी हैं और फास्ट बॉलिंग में भी हैं। तो इनका नंबर पाकिस्तान टीम में तो वही चलेगा, या नंबर 8 पे आएंगे, नंबर 9 पे आएंगे, या 10 पे, या 11 पे। तो बेसिकली जो इनको ज़रूरत है वो बॉलिंग बेहतर बनाने की है, क्योंकि जब तक ये शाहीन अफरीदी ऊपर से पाकिस्तान को स्ट्राइक नहीं करके देंगे जिस तरह पास्ट में करके देते रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान का जो रेशियो ऑफ विनिंग था वो काफ़ी ज़्यादा था। मगर जैसे ही इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, स्पीड थोड़ी सी डाउन हुई इनकी, और उसके बाद नए बॉल के साथ स्ट्राइक करना कम हुए हैं, तो उसमें पाकिस्तान का जो रेशियो मार्जिन है उसका जीतने का वो बहुत नीचे आ गया। तो इनको बजाय कि इस पे मेरा ख्याल है कि एम्फसाइज करने के बैटिंग के, बॉलिंग पे अगर नए बॉल के साथ करें तो वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक सर, है। हम यही तो शुरू करेंगे जनाब। 23rd नंबर ऑफ मैच था आज। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने शो के तवस्सुल से एक अपना स्क्वाड तैयार करें T20 वर्ल्ड कप का, रोज उस पर बात होगी जनाब। कल 24th नंबर ऑफ मैच है बिटवीन कराची किंग्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। याद रहे कि आज कराची किंग्स ने फाइट बैक किया, आज वो जीते, और इस्लामाबाद जिनकी चांसेस थे वो जीत सकते थे आज, वो आज हारे। तो दोनों टीम्स का आमने सामने होंगे। इनके बीच में अगर हम हिस्ट्री को उठाएं तो लास्ट 10 मैचेस में से 8 मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत रखे हैं, 2 मैचेस कराची किंग्स ने जीते हैं। लेकिन आज के मैच को कंसिडर करें हम तो कल जब ये आमने सामने होंगे तो मोरल क्या होगा। याद रहे कराची किंग्स के लिए आने वाले 2 मैचेस जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ दे वांट टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ। सर, आई विल कम टू यू। एक तरफ जनाब हमारे पास शान मसूद हैं, दूसरी जानिब शादाब खान, दोनों के लिए मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या लगता है आपको कल किस तरह का ये मैच होगा, क्या नोयत होगी, क्या होने वाला है? दोनों बड़े कप्तानों का मैच है। दोनों बड़े कैप्टन का मैच है। ऑन अ लाइटर नोट। देखें, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। अक्सर रऊफ कहता होता है ये आपने $1 मिलियन क्वेश्चन किया। देखें, इसमें एक चीज़ है कि कराची मैच जीता हुआ है, उसका मोराल थोड़ा सा हाई है, इस्लामाबाद हारा हुआ है। मगर मैं आपको बताऊं, ऑन अ डे जो टीम अच्छा खेलती है वही जीतती है ना, जिसका दिन बेहतर होता है। मगर इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस्लामाबाद के 8 मैच हैं और उनके 7 पॉइंट हैं। मैं आपको कहा था उस दिन भी कि एक पॉइंट बड़ा वाइटल होएगा। आप देखें, इस्लामाबाद इसके कराची के 6 पॉइंट्स हैं और उनके 7 मैच हैं। अगर कल कराची जीतती है तो उसके 8 पॉइंट हो जाएंगे, उसके 8 मैच होंगे, इनके 9 मैच हो जाएंगे। तो ये कराची के लिए और इस्लामाबाद दोनों के लिए इस टूर्नामेंट का सबसे जो अच्छा मैच और जो टाकरे वाला मैच है ना, वो कल है। डू और डाई। क्योंकि आप देखें, दोनों टीमों में से जो हारती है ना, वो उसके बहुत कम चांसेस रह जाते हैं आगे। कराची के पास फिर भी एक मैच एक्स्ट्रा होएगा, मगर एक पॉइंट जो है ना उसका बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कल कराची के लिए ये बड़ा वाइटल मैच है। अगर वो जीती है तो वो इस्लामाबाद से आगे निकल जाएगी और उसके चांसेस बढ़ जाएंगे चौथी पोजीशन पे आने के। तो ये दोनों टीमों के लिए इस्लामाबाद भी कल बड़ी अंडर प्रेशर खेलेगी, मैं आपको बताऊं, इसलिए कि अगर वो मैच हारती है तो वो इस टूर्नामेंट में बाहर हो सकती है, क्योंकि उसके 9 मैचेस हो जाएंगे। और ये जैसे मैंने कहा, ये टूर्नामेंट का सबसे अच्छा मैच आपको देखने को मिलेगा। दोनों फाइट करेंगी कल। लेकिन इसमें सलीम भाई ये बताएंगे पिच का क्या बिहेवियर होगा, क्योंकि जिसमें पिच के बारे में बात कर रहे हैं वो तो कह रहे थे बड़ा हाई स्कोरिंग मैच होगा, आज दोनों मैच उल्ट हो गए, लो स्कोरिंग मैच हो गए। तो कल क्या पोजीशन, क्या किस दिमाग से खेल रहे होंगे?
यार देखो, इसमें तो कोई शक नहीं, पिछले जो 2-3 मैचेस गुजरे हैं रॉफ, उसमें तो फास्ट बॉलर का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। आपको ना सलीम भाई सुन रहे होंगे दोनों टीमों के, स्पेशली गौर से ज़रा नहीं तस्वीर आप अगर नहीं, इसमें देखें जो बज़ाहिर 2 मैच नज़र आए हैं या उससे पहले भी मैच नज़र आए हैं, बॉल थोड़ा सा नया बॉल सीम तो करता है। तो मेरा ख्याल है जो बंदा थोड़ा सेंसिबल खेलेगा, ये सोच के ना खेले कि मैंने 200 करना है, अगर वो पहले स्पेल अगर निकाल के, जो टीम भी इस मैच में पहले स्पेल निकाल गई वो और अपनी विकेट्स उसने सेफ रखी, तो वो मैच जीतेगी। जिसने थोड़ा पैनिक किया कि हम जल्दी स्कोर करने की कोशिश करें, अगर मुश्किल बॉलिंग हो रही हुई, अगर बॉल सीम स्विंग नहीं होता, हर रोज़ नई कंडीशन होती है, धूप पड़ती है, तो विकेट चेंज, बिहेवियर चेंज हो सकता है, मगर अगर बॉल इसी तरह सीम स्विंग हुआ और किसी ने पैनिक होके जल्दी स्कोर ज़्यादा करने की कोशिश की, तो वो फंस जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि जो भी बैटिंग करे उसको अब पहला स्पेल ज़रूर निकालना चाहिए, वो इसको छोड़ देना चाहिए कि पावर प्ले में ज़्यादा स्कोर हुआ है या नहीं हुआ। विकेट्स इन हैंड इस ऐसी सिचुएशन में आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा नीचे आपको मौका ज़रूर मिलता है, और ये ऐसी विकेट है नीचे से फिर जो बॉल हिट होती है वो बाहर ही जाता है, तो थोड़ा सा पहले 6 ओवर बड़े क्रूशल होंगे दोनों टीमों के लिए। कल अच्छा, एक तरफ कराची किंग्स का बैटिंग ऑर्डर है और एक तरफ जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का है, और ये पिच है, और पिच जो है बड़ी ट्रिकी है। आज की पिच हमारे सामने है, कल की पिच भी हमारे सामने थी। तो देखिए आज मेरा ख्याल है कि जो इस्लामाबाद के बैट्समैन है अपर ऑर्डर, जिसमें हेल्स और मनरो, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना शॉटें खेलेंगे, मगर वो खेलता है लेकिन वो आउट हो गया। मगर दूसरी जानब अगर कराची का देखें ना सलीम भाई, कराची ने उनको एक तो रिस्ट्रिक्ट किया 118 रन पे, कोयटा की बड़ी अच्छी टीम थी, उसको बॉलिंग बहुत अच्छी की, हसन अली ने, अमीर हमजा ने, जायद ने अच्छी, मजरबानी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उनका जो बॉलिंग यूनिट है वो फॉर्म में है। नंबर 2 जो उन्होंने चेज़ किया ना कराची ने 118 रन, वो सिर्फ उन्होंने 15 ओवर्स में चेज़ कर दिए और 3 विकेटों पे चेज़ किए। इसका मतलब है कि अभी 5 ओवर पड़े थे और वो एक बड़ा टारगेट क्रिएट कर सकते हैं। छोटा टारगेट तो फिर आपको पता रऊफ हो ही जाता है, वो हो जाता है। मगर मेरा ख्याल है कि इसमें आज थोड़ा सा आप इसको ना इसमें एज देंगे कराची किंग्स को इस्लामाबाद की निस्बत, क्योंकि अगर वो कल आएंगे मैच खेलने, वो बेहतर प्रिपरेशन के साथ आएंगे, और उसके बाद उनको सेंस इसलिए पिच की कि जिस तरह शुएब मलिक ने बॉलिंग की है ना, वो आउटस्टैंडिंग उसने बॉलिंग किया, बिल्कुल एग्जैक्ट जो पिच डिमांड कर रही थी उसी के मुताबिक उसने लूप करके और उसने फ्लाइट के साथ वेरिएशन के साथ बॉलिंग की है। तो मेरा ख्याल है कि ये हर्डल क्रिएट कर सकते हैं उनके लिए, इस्लामाबाद के लिए। ये इस्लामाबाद बड़ा अंडर प्रेशर खेलेगा कल, मैं आपको बताऊं उसकी रीज़न ये है, आज का मैच जो वो हारी है ना, ये मैच उसको आज जीतना चाहिए था अगर थोड़ा सा सेंसिबल खेलते, क्योंकि उनके 8 मैच हैं और वक्फे पे जा रही है। नहीं सर, वाइंड अप करना। तो ये मैं अंडर प्रेशर ज़्यादा इस्लामाबाद हुई। ठीक है जी, लगता है ऐसा आज के हालात तो वाकयात को देखते हुए कि इस्लामाबाद इज गोइंग टू बी अंडर प्रेशर। लेट्स सी, इट्स गोइंग टू बी अ न्यू डे। आई होप द गुड टीम विंस टुमारो। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग हियर ऑन द शो विद मी। आपका बहुत शुक्रिया। आज के शो का फीडबैक जरूर दीजिएगा। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। जाते जाते मिलके कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़।